8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 7 शुरू करते हैं और ये है राशियों की तुलना। M809 का चैप्टर है, तो इसके बारे में सबसे पहले ये पढ़ लेना है कि सबसे पहले राशि किसे कहते हैं ना। गिनने मापने योग्य किसी आकार, विस्तार या घटना के संख्यात्मक मान को हम राशियां कहते हैं ना। जैसे ये रुपए, पैसे, दूरी, आकार, समय, लंबाई, वजन, आयतन इत्यादि के रूप में होती है। तो इसको पूरा पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ये है पेज नंबर 40 पर, ठीक है। इसके बाद इसी का अगला पन्ना यानी 41 पेज पर जो है वो भी पूरा पढ़ लेना है। यानी जो भी इस पे समझाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। फिर इसमें बट्टा के बारे में बताया गया है। फिर इसमें प्रतिशत का आकलन कैसे किया जाता है ये समझाया गया है। तो ये 41 पेज पर है, ठीक है। फिर आ रहे हैं इसी के बाद 42 पेज पर। तो इसमें भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना है ना। ये समझाया गया है, लाभ हानि समझाई गई है और ब्याज के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर उसका सूत्र भी करके दिखाया गया है और एक कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो ये 42 पेज पर है। अब आ जाते हैं यहाँ से इसका असली काम जो अपने को करना है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो ये देखिए, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। तो 35 और 25 में देखिए जो भी कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25 यानी कि 7 और 5 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 7 और 5 कहाँ पर है, डी में। तो डी में गोला लगा लेते हैं। दूसरा है कि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत। देखिए, अगर कोई संख्या 1 है, ठीक है, 1 में 4 गुना कब जोड़ेंगे, जब उसमें 3 बार और जोड़ दिया जाए, है ना। मतलब 3 बार और तो 4 बार आ जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी स्वयं से। तो इसका मतलब है यहाँ प्रतिशत में बताना है। तो ये आधार लीजिए 100, तो उसको 3 बार और जोड़िए तो हो जाएगा 300%, है ना। तो 4 गुना हो जाता है ना। तो ये बन जाएगा, किस में है ये, ए में दिया हुआ है। तो ए में गोला लगा लीजिए। फिर है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। 15% संख्या मान लेते हैं x का 15% 36, तो x बराबर 15 में प्रतिशत हटाते हैं तो 15/100 हो जाता है। तो फिर ये 100 का 36 में गुणा कर देंगे, 15 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 240। और ये है किसमें, सी में। तो ये सी में गोला लगा लेंगे। इसी तरह ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन ₹50,000 है। इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। तो किसी व्यक्ति का मासिक वेतन है ₹50,000, 10% की वस्तु, तो 50,000 का 10% निकाल लेंगे। तो 50,000 का 10% में करेंगे, 10 का बटे 100, तो 100 से 2 शून्य कट जाएंगे, तो ये 1 शून्य इधर आ गया, यानी कि 5,000 इधर निकल के आएगा। तो 5,000 वो और ये 50,000 पुराना, यानी 55,000 रुपया यहाँ पर निकल के आ गया ये। तो ये कहाँ पर है, सी में। सी में गोला लगा लीजिए। फिर इसी का 5वां प्रश्न ये है कि एक मेज का अंकित मूल्य ₹1200 है और इस पर बट्टा 8%, बट्टा मतलब उसमें छूट है ना। तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका छूट निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें से 8%, इसका 8% निकाल के और उसमें से 1200 में से कम कर देंगे, तो ये 1104 रुपये आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये बी में। तो बी में गोला लगा लेना है। अब 6वां है कि एक जैकेट
का जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देते हैं। तो अब इसको ज्ञात करना है अंकित मूल्य, तो जिसको ज्ञात करना है होता है उसको मानना पड़ता है। तो इसको मान के चलते हैं कि माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब रुपये 100 पर 20% देनी, चूँकि 20% बट्टा है तो 20% बट्टा देने के बाद 20% 100 में 20 कम कर दो तो 80 रुपये हो जाता है। अब इसको हल कर दीजिए। तो चूँकि 100 रुपये बट्टा के बाद मूल्य है, तब अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी 80 रुपये छूट के बाद दे रहे हैं, तो असली मूल्य हम जो उसमें पट्टी चिपका रखी है वो 100 रुपये की है। तो उससे एक पहले ले लीजिए पहले, तो एक पर हो जाएगा 100/80। अब एक्चुअली की कितनी कीमत कितना था, 1120 रुपये बट्टा की बात थी जो लिखी थी, उसका निकल आएगा। तो 100 में 1120 को बटे 80, तो ये से 1 से 0 कट गया। अब ये ऊपर चला गया, तो 100 गुणे 112/8, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 चौके 32। हाँ ठीक है, 14 गुणे 100 अर्थात 14 रुपये की वो वस्तु थी, जिस जैकेट है ना, जिसको 20% यानी कि 20% बट्टा देने के बाद वो 1120 रुपये में बेची गई थी। तो मूल्य कितना निकला, 1400 रुपये, जो हमने पट्टी चिपका रखी थी। तो अब 7वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। तो यदि हम मान के चलें कि रोहन के पास मान लो जो x रुपये का धन था, ठीक है, रुपये x का धन था, तो x का 50%, 800 रुपये है। तो 50% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत चिन्ह हटाइए तो 50/100। अब इसको हल कर दीजिए तो x गुणे 50 बराबर 100 गुणे 800 हो जाएगा, और ये जो है नीचे आ गया तो 50 दूनी 100 और 8 दूनी 1600, यानी कि रुपया 1600 रुपया उसके पास शुरू में धन था। 12वां ये कह रहे हैं कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शेष कितनी बची, 2 कुर्सियाँ, यानी कि प्रतिशत लाभ जो है 2 कुर्सियों का 10 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना निकल के आता है, तो हल कर दीजिए 10 ये और 2 10 दूनी 20%, यानी कुल 20% का लाभ हुआ। ठीक है। अब 9वां ये कह रहे हैं, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित रुपया 4400 में बेचा, वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य रुपया 100 है, 10% वैट सहित मूल्य हो जाएगा, 100 में से 10 जुड़ जाएगा तो 110। तो चूँकि 110 रुपया वैट सहित मूल्य है, तो वैट रहित मूल्य कितना माना था, 100। तो एक नियम में ले आइए, यानी 100/110। अब एक्चुअल कर 10% वैट के बाद मूल्य 4400, तो 4400 के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो 4400 गुणे 100/110 काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 चौक 44 यानी 40 ये, और 100 ये, 100 गुणे 40 यानी 4000 रुपया, यानी कि वैट जुड़ने के पहले कूलर का मूल्य था 4000 रुपया। अब इसी का 10वां ले लेते हैं। 10वां ये कह रहे हैं जी कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% विक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि कर रहित वस्तु का मूल्य, यानी कर से पहले जो मूल्य होता है उसको वस्तु रहित बोल देते हैं, ठीक है ना। मान के चलते हैं 100 रुपये है। अब 4.5% कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 4.5 और जोड़ दीजिए तो 104.50 हो गया। अब इसको हल कर लो, तो चूँकि 104.50 कर सहित वस्तु का मूल्य है, तो कर रहित तो उस समय 100 माना था, तो एक नियम में 100/104 हो जाएगा। अब एक्चुअल का जो निकालना है 3155 का, तो इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हल करते चले जाएँ, तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये 100 चला गया, यानी 100 बन जाएगा, है ना।
यहाँ से पूरा पूरा ले लेते हैं। तो ये इसको हल करते कराते 3019 रुपया 14 पैसे इतना निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि 3019 रुपये का है। ठीक है, गुणा भाग करके हल कर लीजिए, ये पूरा हल है। तो इस तरह ये मान निकल आएगा, यानी 3019 रुपया को उस वस्तु का मूल्य था। ठीक, 11 में कह रहे हैं कि रुपया 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दिए, m बराबर p, वो 1/r/100 ऊपर पावर n माने समय, या t भी लिख देते हैं, आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 10,000 रुपये के हिसाब से 1 r की जगह यहाँ 5 है और समय की जगह 2 है, इसको हल कर लीजिए तो 21/20, और ये हल करते कराते ये आ जाएगा, काट पीट लीजिए, 25 × 21 × 21 यानी कि 11,025 रुपया। ये आया क्या है, m क्या होता है, मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में मूलधन को कम कर दीजिए, तो आ गया 1,025 रुपया। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। 12वां लेते हैं कि रुपया 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज इधर से निकाल लीजिए, m बराबर p 1 + r/100 की पावर n से इसका मान रखते हुए चले आइए। तो ये मान आएगा 9,305.38, यानी 9305 रुपये। अब दशमलव को इग्नोर भी करेंगे और इधर चक्रवृद्धि ब्याज में से मूलधन को घटा दीजिए, तो ये इतना ब्याज निकला है, 34,305 रुपया। दशमलव हटा भी दिया। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा के निकाल लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 27,000, क्योंकि साधारण ब्याज का क्या मान क्या होता है, क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन दर 12 और समय 5/100, इसको हल करेंगे तो 27,000 आता है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, वो है 7305 रुपया है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब 13वां देख लीजिए। 13वें कह रहे हैं कि दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य रुपया 540 है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर रुपया 425 की सेल पर है। दुकान ए पर 25% छूट है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है और दोनों कीमतों में कितना अंतर है। चलो जी देखते हैं। तो चूंकि 25% छूट यानी कि 540 का 25%, तो ये निकल आया 135, यानी कि छूट के बाद ए पर कीमत कितना, 540 में 135 कम कर दीजिए, अर्थात रुपया 405। ठीक है, यानी 405 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 405 और उधर कितना है 425 में अंतर कौन सा ज़्यादा दिख रहा है, 405 कम है। अतः ए दुकान पर कम कीमत पर उपलब्ध है। ठीक है, अब दुकान बी पर कितना है 425, तो दुकान ए पर कीमत 405, दोनों कीमतों में अंतर निकल आया है रुपया 20। बात समझ में आ गई। अब 14वां कह रहे हैं कि 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो प्रश्नानुसार 2025 के अंत में, चूँकि जनसंख्या तो साधारण ब्याज से तो बढ़ती नहीं, वो तो ग्रेजुअली बढ़ती है, तो वो चक्रवृद्धि वृद्धि होगी। ठीक है, अब चक्रवृद्धि वृद्धि होगी तो उसका सूत्र चक्रवृद्धि के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 37,500 और एक धन दर, यहाँ पर दो कितने 23 से 25 के बीच में क्या 2 साल का अंतर हुआ, तो 2/100, और ये समय कितना है 2% के हिसाब से ही है, तो 2 ये हो गया। इसको हल कर लिया तो ये हल करते करते
ये 51/50, 51/50 है, ठीक है, शून्य से शून्य इकट्ठे, और ये जो बचा तो इधर है, देखिए ये अब इधर बचा 375, 51, 51, और ये काट लिए इससे भी तो इतना बचा, तो 15, 51, 51 यानी 39,015 जो है जनसंख्या 2025 के अंत में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में आया है। मिश्रधन मतलब सब जुड़ते हुए आया है। तो जो जनसंख्या थी 37,500 वो हो जाएगी 39,015। अब इसी का 15वां प्रश्न, आप अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए। नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। भाई आपके सबके अपने अपने घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पर कि ये यहाँ पर मान के चलते हैं मासिक आय 30,000 रुपया लिया है, तो अब एक सामान्य हिसाब से जो खर्चे होते हैं उसको दर्शाने की कोशिश की गई है कि मकान किराया मान लेते हैं 3,000, शिक्षा व्यय मान लेते हैं 2,000, किराना मान लेते हैं 5,000 का गया, गैस और बिजली पे 2,000 का खर्चा गया, फल सब्जी दूध मई 2,000 पे ले लिए, मोबाइल रिचार्ज मान लिए 1,500 ले लिया, मनोरंजन पर व्यय मान लिए 3,000 है, अन्य और खर्चे जोड़ लीजिए तो वो भी 1,500 हो गया। तो कुल मिला के 20,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ। अब 20,000 खर्चा हुआ तो अब बताइए इनके जवाब देने हैं कि कुल आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया है। शिक्षा पर व्यय कितना दिखाया है भैया 2,000 रुपया, तो 2,000 पर व्यय का प्रतिशत निकाल लो। तो 2,000 पर व्यय टोटल कितना था 30,000, हमेशा टोटल पे निकालते हैं, तो 2,000 का 30,000 रुपये पर आ जाता है 6.23, यानी 2,000 गुणे 100 बटे 30,000, ठीक है ना, प्रतिशत में निकालना है ना। तो ये आ गया 6.10(2)(20)/3 या 6.2/3% निकला है। अब ये कह रहे हैं परिवार की आय का कितना प्रतिशत भाग बचत है। तो देखिए 30,000 तो कमाते थे, 20,000 खर्च गया तो 10,000 तो बचा। अब जब 10,000 बचा तो इसका भी प्रतिशत निकाल लो, तो बचत का प्रतिशत 10,000 के हिसाब से निकाल लेंगे, तो 10,000 गुणे 100 बटे 30,000 से इससे ये प्रतिशत निकल आता है। तो ये आ जाएगा 100/3%, इसका मतलब है 33.33 या 33 सही 1/3%। फिर इसी में ये कह रहे हैं कि आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बचत देखो जी, ज़रूरी चीज़ों पे तो नहीं हटा सकते। एक तो आप एक काम कर सकते हैं कि मनोरंजन पर व्यय कम कर सकते हैं, और ये वाला और अन्य खर्च भी घटा सकते हैं। और तो ज़रूरी है क्योंकि आजकल अनिवार्यता है, ये इस पे तो कटौती नहीं हो सकती है ना। कटौती काहे के लिए हो जाएगी तो फिर आपका लाइफ स्टाइल ही बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है ये दोनों चीज़ों पे अगर कटौती कर लें, मनोरंजन पर व्यय और अन्य पर, तो हमारा कुछ बचत हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनोरंजन पर व्यय तथा अन्य व्यय पर खर्च बंद करके अपने परिवार की बचत बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कुछ और लगता है तो कुछ और जोड़ भी सकते हैं। तो ये रहा अध्याय 7, मिलते हैं अध्याय 8 पर।